हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं इस नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा का मान कितना होगा। एनसीईआरटी का एक बढ़िया उदाहरण है। तो चलिए, आपने प्लेलिस्ट में अगर सारी वीडियोस ध्यान से देखें तो आपको एक ट्रिक याद होगी कि बैटरी हमेशा अपने प्लस माइनस साइन लेके आती है परिपथ में। तो जहां जहां बैटरी दिखे बड़ी रेखा पर प्लस साइन बनाइए, छोटी पर माइनस साइन बना दीजिए। एक बैटरी परिपथ में मुझे यहां दिखी, एक बैटरी यहां पर दिखी। फिर प्रतिरोध के लिए हमें एक ट्रिक ज्ञात थी कि प्रतिरोध में जिधर धारा प्रविष्ट है वो आप दिखाएंगे प्लस और जिधर निर्गत है वो आप दिखाएंगे माइनस। इस प्रतिरोध में धारा इधर प्रविष्ट है तो प्लस और ये माइनस। इस प्रतिरोध में धारा यहां प्रविष्ट है, ये प्लस ये माइनस। इस प्रतिरोध के लिए ये प्लस और ये माइनस। इस प्रतिरोध के लिए ये प्लस और ये माइनस। हमने सारे चिन्ह दिखा दिए हैं। अब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले इस लूप 1 के लिए, तो लूप 1 के लिए मैं यहां से चलना शुरू करूंगा और घूम फिर के वापस यहीं आऊंगा। देखिए क्या करना है, यहां से चले विभव का पतन, प्रतिरोध पर विभव का पतन होगा I2 इंटू 4 और हमें अंतिम चिन्ह लेना होता है, यानी कि ये विभव का पतन आएगा माइनस I2 इंटू 4। ठीक है, हल यहां सीख रहे हैं अपन। आगे बढ़े यहां आए। यहां विभव का पतन होगा माइनस I2 प्लस I3 इंटू 2। ये भी बात समझ में आ गई। ये रही धारा, ये रहा प्रतिरोध का मान और अंतिम चिन्ह माइनस वाला लेना है। फिर यहां से आगे बढ़े इधर मुड़े, अंतिम चिन्ह माइनस वाला लेना है तो ये लिया माइनस। इसमें धारा I1 है, प्रतिरोध का मान 1 है तो I1 इंटू 1, ये विभव पतन हो गया। आगे चले प्लस चिन्ह आया और 10 वोल्ट का विभवांतर बैटरी के सिरों के परितः में दे रखा है, वो लिख लिया है और हम पहुंच गए बिंदु ए पर। तो आप इक्वल टू 0 लिख दीजिए। क्या ये बात समझ में आई? जहां से चले वहां वापस पहुंच गए तो इक्वल टू 0 लिखना होता है। इसे नाम दिया भाई समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं अपन लूप 2 की। अलग कलर से उसके लिए डेटा लिख देते हैं। ये है लूप 2। लूप 2 में मान लीजिए आप ऐसे 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 चले और फिर घूम के और ऐसे वापस आ गए। लूप 1 में आप ऐसे 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 गए थे। ठीक है, तो लूप 2 की बातचीत कर लेते हैं। यहां से चले तो अंतिम चिन्ह माइनस और विभव का पतन बोलिए जरा क्या लिखूं? माइनस I1 माइनस I2 इंटू 4। ठीक है, आगे बढ़े प्लस चिन्ह आएगा तो आप यहां पर लिखेंगे I2 प्लस I3 माइनस I1 और प्रतिरोध का मान है 2 ओम। यहां से आगे चले तो अंतिम चिन्ह माइनस का आया तो माइनस, फिर आपने लिखा I1 इंटू 1। ठीक है ये बात। फिर आगे बढ़े तो फिर प्लस 10 और हम इसी बिंदु पर पहुंच गए तो इक्वल टू 0। इसे हमने नाम दे दिया है समीकरण संख्या 2। ठीक, अब आते हैं समीकरण संख्या 3 पर। समीकरण संख्या 3 के लिए हम इसे एक लूप मान लेते हैं। ये हमारा लूप नंबर 3 है। इसमें हम मान लीजिए यहां से चलना शुरू करेंगे, ऐसे 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 जाएंगे, ऐसे घूम के वापस आ जाएंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे घूम के वापस आ जाएंगे। यहां से चलना शुरू करते हैं तो यहां से चले यहां अंतिम चिन्ह माइनस का आ रहा है तो आप लिखेंगे माइनस I2 प्लस I3 और प्रतिरोध का मान दे रखा है 2। फिर आगे बढ़े यह अंतिम चिन्ह माइनस का है और इसमें धारा ये आपको दिखा रखी है, यानी कि माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1 गुणा 2। ठीक है, फिर आगे बढ़े अंतिम चिन्ह यानी कि प्लस, तो प्लस 5 वोल्ट बराबर 0, क्योंकि हम वापस वहीं पहुंच गए। ये नाम दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास अज्ञात राशियां हैं 3 और समीकरणें हैं 3। इनको हल करने पर
हमें I1 I2 I3 का मान प्राप्त हो जाएगा, और जैसे ही I1 I2 I3 का मान प्राप्त होगा, परिपथ के प्रत्येक शाखा में धारा का मान भी निकाला जा सकता है। ये धारा का वितरण आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, देखिए यहां हमने I1 धारा मानी है, यहां हमने I2 धारा मानी है। मैं एक बार धारा का वितरण फिर से समझा देता हूं आपको। यहां से आपने I1 धारा मानी, वो धारा इस संधि पर पहुंची तो I2 उसमें से आपने इधर भेज दी, तो यहां बची कितनी होगी, I1 माइनस I2। मान लीजिए कि यहां 100 एंपियर धारा होती और 30 एंपियर आपने उधर भेज दी, तो 70 एंपियर इधर भेजनी पड़ेगी। तो I1 में से I2 उधर भेज दी तो इधर आएगी I1 माइनस I2। अब ये I2 धारा यहां आई, इस संधि पर बात करें, इस संधि पर बात करें तो यहां से एक धारा इस बैटरी के कारण हमने इधर I3 मान रखी है और इधर से I2 आ रही है। I2 और I3 दोनों मिलके यहां पहुंच गई। किरचॉफ का संधि नियम जो भी आप बोले, तो I2 प्लस I3 धारा यहां आ गई। I2 प्लस I3 धारा में से इधर I1 धारा पुनः आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बैटरी के धन टर्मिनल से I1 निर्गत हुई है तो ऋण टर्मिनल में I1 आनी चाहिए। तो I2 प्लस I3 में से I1 यहां चला गया, तो नीचे वाले परिपथ में इस शाखा में क्या बचा, I2 प्लस I3 में से I1 घटाना पड़ेगा। ये वाली धारा इस प्रतिरोध में आपको दिखानी पड़ेगी। यहां बैटरी के धन टर्मिनल से निर्गत आपने I3 धारा दिखाई है, तो प्रविष्ट भी इस टर्मिनल में कितनी होनी चाहिए, I3 होनी चाहिए। अब हम इन समीकरणों को आगे और हल करके I1 I2 I3 का मान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण का सरल प्रारूप लिख रहे हैं अपन। इसका सरल प्रारूप लिखना हो तो सबसे पहले देखिए I1 कितनी बार है भाई, I1 तो यहां 2 गुना हो रहा है और माइनस मिलके हो गया प्लस, यानी कि ये समीकरण बनेगी आपकी 2I1। ये I1 का हिसाब समझ में आया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 गुना हो रहा है। अब I2 का हिसाब लगाते हैं, 2I2 ऋणात्मक चिन्ह के साथ ये रहा, फिर 2I2 ऋणात्मक चिन्ह के साथ ये रहा, यानी कि ये बना भाई 4I2। देखिए ये माइनस I2 इंटू 2 यानी कि माइनस का 2I2, फिर यहां पर माइनस I2 इंटू 2 तो माइनस का 4I2। अब जरा I3 का हिसाब लगाते हैं, यहां जरा देखिए माइनस का 2I3 है ना, और ऐसे ही क्या माइनस का 2I3 यहां भी दिखा, यानी कि ये बना माइनस का 4I3। ये भी चीज ठीक है, और ये 5 को मैं उधर ले जाता हूं तो ये आ गया -5। क्या ये समीकरण संख्या 3 समझ में आई? ठीक है, फिर से देख लीजिए, आसान सा काम था। I1 के आगे एक माइनस ये प्लस हो गया, 2 गुना हो रही है तो 2I1। I2 के आगे देखें तो एक माइनस चिन्ह ये रहा, तो ये 2 गुना हुआ तो माइनस का 2I2। ऐसे ही I2 के आगे माइनस चिन्ह ये रहा, 2 गुना हुआ तो 2 बार माइनस का 2I2 आया, इसलिए माइनस का 4I2। I3 के आगे देखें तो एक माइनस चिन्ह और 2 गुना हुआ, तो देखिए -2I3 यहां से, और यहां भी अगर आप देखें तो 2I3 और आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 4I3 हो गया। और इसके बाद ये जो 5 था हम उधर ले गए तो -5 हो गया। ऐसे ही इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले I1 का हिसाब लगाते हैं। देखिए जरा, I1 एक नेगेटिव में ये पड़ा, फिर 2I1 यहां पड़ा, 1 और 2 यानी कि नेगेटिव में 3I1 हो गया। 3I1 होने के बाद 4I1 नेगेटिव का यहां पड़ा है, यानी कि I1 तो नेगेटिव में 7I1 लिखा जाना चाहिए ऐसा। ठीक है, I2 का हिसाब लगाते हैं। जरा देखिए, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, तो ये प्लस का 4I2, और फिर ये 2I2 भी प्लस के हैं, 4 और 2 6I2, I2 इतना ही है, -7I1 प्लस 6I2। I3 का हिसाब लगाते हैं, यहां प्लस का 2I3 है और आगे कहीं I3 नहीं है, यहां I3 नहीं है, यानी कि आप यहां लिखेंगे प्लस का 2I3। ये भी हिसाब लग गया। अब ये 10 मान लीजिए आपने उधर भेज दिया, तो ये कितना लिख सकते हैं आप, -10। डन। फिर से देख लीजिए ये वाला हिसाब भी, I1 के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, 4 गुना हुआ तो यहां आया -4I1, यहां आया -2I1, तो -4 और -2 -6I1, एक और I1 ऋणात्मक यानी कि माइनस का 7I1, ये दिखा दिया। माइनस और माइनस गुणा होके प्लस हो गया, 4I2 ये रहा।
फिर 2i2 ये रहा, 4 और 2 6i2 ये रहा। i3 की चर्चा अगर करें तो इसमें i3 नहीं है, यहां देखें तो 2i3 लिख दिया और ये 10 उधर चला गया तो माइनस का लिख दिया। ऐसे ही समीकरण 1 को भी वापस से हल करके मैं डिटेल में लिख देता हूं, क्योंकि हमें गणितीय मान ज्ञात करने हैं तो थोड़ी गणना करनी पड़ेगी। i1 का हिसाब सबसे पहले लगाओ भाई। i1 तो 1 है, इसमें ऋणात्मक का, तो मैंने लिख दिया -i1, ये रहा i1। i2 का हिसाब लगाते हैं तो देखिए जरा, -2i2 यहां पर है और -4i2 यहां पर है, तो क्या -6i2 लिख दूं? -4i2 -2i2। i3 का हिसाब लगाएं तो आप लिखेंगे -2i3, 2i3 और आगे माइनस चिन्ह पड़ा है, और उधर मेरे पास पड़ा है इज इक्वल टू -10, इसको उधर भेज दिया। इसे मैं नाम दे रहा हूं समीकरण संख्या 1। क्या आपको तीनों समीकरणें समझ में आई? हमारा उद्देश्य है कैसे ही करके i1, i2, i3 का मान ज्ञात करना, ताकि हम परिपथ की प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात कर लें। अब इनको हल करने के लिए जरा देखें, पहली और दूसरी इक्वेशन में कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा जो आसानी से हल होगा। बिल्कुल सही बात है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे इनको जोड़ेंगे जरा देखिए, ये 2i3 और ये 2i3 कैंसिल होगा, ये 6i2 और ये 6i2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ा तो क्या मिलेगा? -i1 और माइनस का 7i1, यानी कि आपको मिलेगा माइनस का 8i1। ठीक है, ये देखिए -i1, ये -7i1, माइनस का 8i1, -6i2 प्लस 6i2 गया, -2i3 प्लस 2i3 भी गया। यहां -10 और -10 जुड़ के कितने हो गए? -20 हो गए, यानी कि i1 का मान पता चल गया 20/8 एम्पियर। 20/8 एम्पियर कितना आना है भाई? आप चाहें तो इसको निरस्त कर सकते हैं 4 से, तो यहां 2 आएगा और यहां 5 आएगा, 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर हमें i1 प्राप्त हो गया है। अब i2 का मान ज्ञात करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दिया जाए, और घटाते वक्त समीकरण 3 में 2 का भाजन कर दीजिए। देखिए क्या करना है। समीकरण 1 आपके पास ये रही, तो यहां तो है आपके पास -i1, और अब इसमें से घटेगा -i1, क्योंकि आपको यहां 2 से भाजित करना है और फिर इसको घटाना है। 2 से भाजित कर दोगे यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, और फिर इस समीकरण में से घटा दिया। -i1 यहां से आया, और चूंकि ये वाला घटाना था इसलिए एक -i1 यहां से आ गया। यहां है माइनस का 6i2 ऊपर वाली समीकरण में, और यहां है 2i2 प्लस का, क्योंकि घटाना था तो चिन्ह बदल जाएगा। अब ऊपर मेरे पास है -2i3, और यहां घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यह है प्लस का 2i3। यहां पर है -10, और ये घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस 2.5। सहमत है इस बात से? गणना को आगे बढ़ाते हैं। ये i1 तो हमें पहले से पता है, ये तो हम पहले से जानते हैं, -6i2 प्लस 2i2, यानी कि माइनस का 4i2, -2i3 प्लस 2i3 ये तो गया, और यहां बच रहा है माइनस का 7 पॉइंट, -10 में 2.5 जोड़ा है। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं अपन। i1 का मान रख दीजिए। i1 आपके पास था 2.5 एम्पियर, -4i2 इज इक्वल टू -7.5। ठीक है, 2 इंटू 2.5 यानी कि ये 5 बन गया, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास बचा -4i2 इज इक्वल टू -7.5 प्लस 5। इसको थोड़ा और हल करते हैं इधर की तरफ आगे। -4i2 इज इक्वल टू 7.5 और 5, 7.5 नेगेटिव का है, 5 धनात्मक है, तो कितना बचेगा भाई? माइनस का 2.5।
सहमत है इस बात से? अब इसको हल कर लेते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, I2 आ गया 2.5/4। इसको थोड़ा सरल लिखना हो तो ये दशमलव हटा दीजिए, तो यानी कि ये बना 25/40। 25/40 को हम 5 से निरस्त करवा देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 5/8 एम्पियर। क्या ये बात समझ में आई? हमें I2 भी प्राप्त हो चुका है। अब जब I1 पता है, I2 पता है, तो I1 I2 के मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए तो I3 निकल आएगा। चलिए ये गणना भी देखते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 में हम मान रख रहे हैं I3 प्राप्त करने के लिए। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अलग कलर से लिख लेते हैं वो गणना। यहां से हम I3 का मान निकालना चाह रहे हैं। माइनस I1 की जगह आपको रखना है 2.5, माइनस 6 I2 की जगह आपको रखना है 5/8, फिर -2I3 इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये बात हल करते हैं भाई। आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 5/2, ये 2 से निरस्त करा सकते हैं, तो यहां 3 और यहां 4, तो माइनस का 15/4 -2I3 इज इक्वल टू -10। ये -10 को इधर ले आता हूं, 2I3 को उधर भेज देता हूं। -5/2 -15/4 +10 इज इक्वल टू 2I3। सहमत है इस बात से? सबसे पहले अपन इन दोनों को हल कर लेते हैं। इनको हल करें तो आपको पता है कैसे हल करना है। ये आया -5 × 4, इधर गुणा कर दी, इसको इधर गुणा की, -15 × 2 बटा 2 × 4 +10 बराबर 2I3। देखिए इसे लिखेंगे आप -20 बटा 8 +10 इज इक्वल टू 2I3। -20 और -30 यानी कि माइनस का 50 बटा 8 +10 इज इक्वल टू 2I3। सहमत है इस बात से? इसको हम 2 से निरस्त करा रहे हैं, तो इसको आपने लिख दिया 4, इसको आपने लिख दिया 25। अब आप इसे 10/1 भी मान सकते हैं। फिर से इसे हल कर रहा हूं मैं, तो यहां आएगा -25 × 1 +10 × 4 बटा 4 × 1 इज इक्वल टू 2I3। एग्री? जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, लंबा सवाल है। इसको हल करें तो 40 में से 25 गए, 40 में से 25 गए तो बचे कितने भाई? 15। 15/4 इज इक्वल टू 2I3, यानी कि I3 का मान भी ज्ञात हो गया 15/8 एम्पियर। ये 2 आप नीचे भेज दीजिए। अब जब I1 I2 I3 सब ज्ञात हो गया है, तो हम परिपथ की प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहां धारा ज्ञात करनी है, तो सीधा I3 का मान रख दीजिए। यहां धारा ज्ञात करनी है तो I2 का मान रख दीजिए, यहां I1 का मान रख दीजिए। यहां धारा ज्ञात करनी है तो I1 - I2 करना है। I1 और I2 तो हम ज्ञात कर चुके हैं। ऐसे ही यहां धारा का मान आप स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो में अगर आप यहां तक बने रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड स्टे ऑसम। और ये रहा सॉल्यूशन आपके लिए एक ही स्क्रीन पर। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आप इसे एक बार अपने आप से भी ट्राई कीजिएगा। समीकरण 3 बनाने के बाद तो गणित है, एंजॉय कीजिए ये गणित।